भाइयों मुझे यहाँ साथ नज़र आ गया। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं रॉटनेस आइलैंड, जो एक बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, एक आइलैंड है एक्चुअली। पर्थ से तकरीबन 40 मिनट की फ़ेरी पे फ्रीमेंटल से, तो फ़ेरी लेंगे हम। अभी हम जा रहे हैं पर्थ ट्रेन स्टेशन, जहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेन लेंगे टू फ्रीमेंटल। आधे घंटे की ट्रेन है, 8:30 बजे की फ़ेरी है। 7 सवा 7 हो रहा है इस वक्त, तो इजी प्रोसेस है। आगे होपफुली हर चीज़ इजी रहे। अभी क्लाउडी हो रहा है, लेकिन दिन में मौसम बहुत अच्छा होना है। अब लेते हैं पर्थ स्टेशन से ऑल डे ट्रांसपोर्ट पास, जो पड़ता है $10.40 का। वो हमारा फ्रीमेंटल में भी चल जाएगा। ये हम लोग अपने हार्बर पे पहुंच गए, जहाँ से हमें फेरी लेनी है। और वो ये फेरी है 8:30 की। थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, तो पूरी ये क्लाउड जल्दी चले जाएँ। 12-1 बजे तक धूप निकलनी है। अब हम रॉटनेस आइलैंड पहुंच गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे स्लैंग यूज़ किया जाता है तो रॉटनेस रॉटो भी बुलाया जाता है यहाँ। और फेरी राइड काफ़ी इजी रही थी, 30 मिनट्स की राइड। लेकिन अगर आप सी सिकनेस से सफ़र करते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाहर की तरफ बैठ जाएं। आइलैंड में एंटर होते साथ ही हमें यहाँ के क्वाकर्स नज़र आए, इनके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। ये अब हम बाइक हायर प्लेस पे आए, ताकि रॉटनेस में हम ईज़िली गेट अराउंड करें। मैं इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ कि कितने का पड़ा, क्या पड़ा। ये एक ही जगह है जहाँ से आप स्नॉर्कलिंग गियर और बाइक हायर कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर, हेलमेट पहनना यहाँ लाजमी है। और हम करेंगे 4-5 घंटे की आज बाइक राइडिंग, बड़ा इजी रहेगा। 37 AUD का मुझे ये पूरा बाइक हायर पड़ा है, क्योंकि मैंने इसमें लिया है बास्केट, क्योंकि मेरे पीछे आप बैग भी देख सकते हैं। तो लाइफ इजी हो गई है उससे। और आई थिंक $37 इज़ एन ओके अमाउंट फॉर एन एंटायर डे। और मुझे अपनी फेरी से तकरीबन 1 घंटे पहले तक ये बाइक रिटर्न करनी है। पानी मैंने भर लिया है एंड रेडी टू एक्सप्लोर नाउ। तो अब देखते हैं, होपफुली सब अच्छा रहा है। मौसम अच्छा हो गया है, धूप अच्छी निकल आई है, थोड़ा इजी हो गया है। हम लोग अपने पहले स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, हेनरिएटा रॉक्स। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं, नीचे वॉकवे भी दिया हुआ है, ताकि आप वॉक करके आराम से नीचे चले जाएँ। हम भी चलते हैं। पानी बहुत खूबसूरत है, और ये बहुत खूबसूरत पानी है। और ये कभी हमारा पहला स्पॉट है, इससे आगे जाते रहेंगे और खूबसूरत होता जाएगा। यहाँ रीफ्स हैं, मछलियाँ भी हैं। हमारे साथ सीन हो गया है, हमारी बाइक की चेन्स निकल गई हैं, क्योंकि गियर चेंज किए थे। और अब मैं यहाँ बड़ी खूबसूरत जगह पे रुक गया हूँ, बट स्टिल ख्वारी हो गई है, क्योंकि 15-20 मिनट में वो फिक्स करने आएंगे। व्यू बड़ा अच्छा है, तो वेट कर लेते हैं, व्यू इन्जॉय करते हैं। जहाँ से मैंने बाइक रेंट की थी उनको मैंने कॉल की, और अब वो एक वैन में रिप्लेसमेंट बाइक भेज रहे हैं। फ़ोन पे ईज़िली सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उनको कांटेक्ट करना इजी था। और जब मैंने बाइक रेंट की थी तो उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ से हमें पर्थ की स्काईलाइन दूर नज़र भी आ रही है। इस जगह का नाम पार्कर पॉइंट है, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्नॉर्कल और स्विमिंग के लिए। अब चलते हैं यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग करने। पानी बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि सुबह आपने देखा था मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कितना क्लियर पानी है, दूर दूर तक अंदर नज़र आ रहा है। रॉटनेस पे काफ़ी प्रोटेक्टेड बेज हैं, और तकरीबन आप 400 डिफरेंट स्पीशीज़ फिश की, ग्रीन टर्टल्स की, लॉबस्टर्स की, वो आपको यहाँ नज़र आते हैं। और जब आप यहाँ एंटर होते हैं तो आपके पास एक मैप आता है, उसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कौन सी बेस्ट लोकेशंस हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए। यहाँ थोड़े शिपरेक्स भी हैं और बड़े खूबसूरत कोरल्स भी।
ये अब हम सैल्मन बे पे आए हैं। ये एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर स्पॉट था स्नॉर्कलिंग का। दूसरा जो था जो पीछे था वो लिटिल सैल्मन बे था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है जिस वजह से बंद है। लेकिन है पानी बड़ा खूबसूरत, ऊपर से हमने इंजॉय कर लिया। अब आगे अपनी साइकिल लेके चलते हैं। खूबसूरत रास्ते हैं, यहाँ सांप मिलने का भी ख़तरा है। शुक्र अभी तक हमें कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन लिखा हुआ है कि अगर आपको नज़र आए, क्योंकि यहाँ का सांप बहुत वेनमस है, लेकिन कहते हैं कि अगर नज़र आए तो जस्ट इग्नोर इट एंड राइड अवे या वॉक अवे। ये देखें अब हम मेन रोड पे आ गए। अब थोड़ा हिसाब लगाते हैं कि हमें जाना किस तरफ है। ये देखें लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं। करेक्शन, ये स्काई डाइव वाले हैं, तो ये जो प्लेन्स ऊपर उड़ रहे थे उससे जंप किया है। भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, हाइट से वैसे ही डर लगता है। एक ही ज़िंदगी मिली है, ऐसे करके अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन्जॉयमेंट है, थ्रिलिंग चीज़ है। जिनको शौक़ हो वो ये भी कर सकते हैं। यहाँ पानी का बस कलर चेक करें आप, कितना खूबसूरत कलर है। ये यहाँ का मशहूर लाइट हाउस वाट जिम अप लाइट हाउस है। यहाँ टूर्स भी, गाइडेड टूर्स भी होते हैं। मुझे कुछ इतना ज़्यादा ट्रैक नहीं किया लाइट हाउस, तो अब चलें हम आगे अपनी और जगहों पे, खूबसूरत बीचेस पे उस तरफ चलते हैं। अभी मैं ग्रीन आइलैंड सेंचुरी जोन पे हूँ और यहाँ टॉयलेट्स दिए हुए हैं बहुत साफ़। और एक चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि टॉयलेट्स काफ़ी अच्छे डिस्टेंसेस में, तो आपको मुश्किल होगी नहीं। और यहाँ भी देखें ज़बरदस्त समंदर है हमारे सामने, ये देखें खूबसूरत तरीन। अभी मैं यहाँ अकेले खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे पानी देखें। ये बर्ड नेस्टिंग एरिया एक्चुअली मेरे पीछे प्रोटेक्टेड एरिया है, तो जाना मना है, लेकिन पानी बड़ा खूबसूरत है और जो वेव्स की आवाज़ है उसको तो सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है। Yes, see you later. मैंने सुना ये स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है ये वाला, तो देखते हैं कि मुझे कुछ लोग भी नज़र आए। सुकून से जाते हैं, आगे देखते हैं। पानी चेक करें यार, बस पानी चेक करें, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये जो पीछे मैरी कोव था ना, इसकी बेस्ट बात ये थी कि मैं बिल्कुल, मेरे पास एक बीच पूरा अपने आप था। मतलब आई वाज बाय माई सेल्फ इंजॉइंग, आराम से रिलैक्स कर रहा है बंदा, तो परफेक्ट सीन था वहाँ। सुकून से बंदे ने हवा ली, धूप इंजॉय की। होपफुली आप लोगों ने ड्रोन शॉट्स भी इंजॉय किए होंगे। पीछे था तो मुझे एक लिजर्ड भी नज़र आई, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे सामने से ऐसे क्रॉस करते हुए गई बड़े तरीके से। और एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ ड्रोन उड़ाना वैसे तो मना है, लेकिन क्योंकि मैं बिल्कुल सेक्लूडेड जगह पे था और मैं इसको सिर्फ 30 मीटर 35 मीटर में ऊपर लेके गया, 30 मीटर ऊपर लेके गया, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट भी है। तो ध्यान से अगर आप करें और लोगों का ख्याल रखें, किसी की प्राइवेसी ना डिस्टर्ब करें ऑब्वियसली। लेकिन बीच के शॉट्स होपफुली आपने भी इंजॉय किए होंगे। वो चीज़ इतनी खूबसूरत थी कि वो रिस्क वर्थ टेकिंग था बेसिकली। ओ भाइयों, साइकिल आप फिर चलाते चलाते ना हालत टाइट हो गई आपके भाई की, लेकिन एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, टांगों की वर्जिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। जब हवा चलती है ना फिर बड़ा मज़ा आता है। नैरो नेक जो हम देखने आए थे वो तो बिल्कुल ही बंद है, तो आई थिंक यहाँ से अब हम वापसी ही पकड़ते हैं, क्योंकि अभी 50 मिनट्स लगेंगे वापसी में बाइसाइकिल चलाते हुए। तो मेरी हिम्मत नहीं है कि हम आगे तक जाएँ, तो यहाँ से दोस्तों वापस निकलते हैं। अब हम इस ट्रिप की अपनी आखिरी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है नैरो नेक।
और मैं अब आप लोगों को व्यूज़ दिखाने वाला हूँ आगे से। मुझे देख के मज़ा आ रहा है ना, ओहो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अभी साइकिल आगे ले आऊँ। ये देखें दोस्तों, क्या ज़बरदस्त किस्म का बीच है भाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, जितना आप दूर होते जा रहे हैं ना मेन जगहों से, तो आपको ये बीचेस ना अकेले अकेले मिल सकते हैं आराम से। सुकून वाला सीन है। यहाँ थोड़ी वेव्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हवा तेज़ है, लेकिन अगर मैं वैसे बताऊँ तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप लोगों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए हो तो आप आराम से अपना अलग से आ सकते हैं दूर। वैसे खुदा की कुदरत देखो, सीरियसली ओशन एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि आप इसको जितनी बार देखें आपका दिल नहीं भरता। और इसमें कितनी ज़िंदगी है अंदर जो हम ह्यूमंस ने टैप भी नहीं कर सके क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। और अब यहाँ हम आइलैंड पर आए हुए हैं। आप खुदा की कुदरत देखो, अंदर मछलियाँ आपने देखी डिफरेंट कलर की। डिफरेंट मुल्कों में गए, वहाँ डिफरेंट कलर की मछलियाँ होती हैं। तो यहाँ मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हर जगह का अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है बेसिकली, और हमें इसका ख्याल करना चाहिए, हमें इसकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये यहाँ बाकायदा किया जा रहा है। यहाँ $20 एंट्रेंस फ़ी होती है आइलैंड की, जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है। तो नज़र भी आ रहा है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। ये हमारी सवारी ज़बरदस्त किस्म की, बहुत साथ दिया इसने। अब हम लेंगे वापसी का रास्ता, सबवे खाएंगे, वहाँ वेजिटेरियन खा लेंगे, सी फूड, क्योंकि यहाँ हलाल ऑप्शन है ही नहीं आइलैंड पे, तो वही एक हमारा ऑप्शन है। और फिर हम दूसरी साइड थोड़ी सी देखेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हमें करनी थी वो हमने सारी कर ली हैं। एक दफ़ा और ये पानी देख लें, मेरा तो दिल नहीं भर रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो बस अब वापसी का रास्ता पकड़ते हैं। तकरीबन 40 मिनट की बाइक राइड आ रही है मेरी। भाइयों मुझे यहाँ साफ नज़र आ गया। ये अब हम दूसरे रास्ते से वापस जा रहे हैं। सुकून है, इस पर तो कोई भी नहीं है दूर दूर तक, लेकिन 5 मिनट इस पर कम आ रहे थे। इस तरह हम दूसरी साइड भी देख लेंगे और हमारा तकरीबन 60-70% रॉटनेस आइलैंड कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। वैसे साफ नज़र आ गया रास्ता। वैसे ये भी बहुत आला है। अभी हम पीछे जहाँ से गुजरे हैं उसका नाम है राइसी बीच। मैंने अपनी यार पे इतना ज़ोर क्यों दिया, लेकिन रास्ता बड़ा खूबसूरत है। इस तरह हम कर्व्स और बेंड्स के थ्रू जा रहे हैं। चढ़ाई है लेकिन चढ़ाई थोड़ी कम है, शुक्र है। अब तक जहाँ चढ़ाई आ रही है अपने साइकिल से उतर के उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी टांगें थोड़ा सा जवाब दे चुकी हैं। इतना पानी भाइयों मैंने सिर्फ एक और जगह देखा है और वो ओमान है। वो आप लोगों ने भी मेरी यूट्यूब स्नॉर्कलिंग वीडियो में देखा होगा। इससे ज़्यादा क्लियर पानी और मैंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं देखा है कम से कम। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ा आ गया, वर्थ इट था यहाँ भी रुकना। अब हमारा वापसी का तकरीबन 15 मिनट का रास्ता रह गया। गूगल मैप्स तो 15 मिनट दिखा रहा है, मुझे पता है जिस स्पीड में मैं साइकिल चला रहा हूँ वो 25 मिनट ही समझे। तब भी हमारा टारगेट है, वही मोटिवेशन है। लेकिन ये देखिए एक तरह से इनलैंड लेक बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। ये भी सुकून दे जगह है। काफ़ी और भी जगह आ रही हैं रुकने की, लेकिन बस अब हिम्मत नहीं है। थोड़ा 4:30 तक हमें साइकिल भी वापस करनी है, तो 3:30 हो गया है। तो आराम से खाएंगे पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे, क्या पता थोड़े उसमें ही कॉकस नज़र आ जाए। यहाँ बर्ड्स काफ़ी नज़र आ रही है, खूबसूरत खूबसूरत। ये वो जगह है जहाँ बीच साइड अकोमोडेशन है, तो यहाँ भी बीच एक्सेस है। तो जो लोग ओवरनाइट रुकना चाहें वो यहाँ इन जगहों पे रुक सकते हैं। आखिरकार दोस्तों हमें पानी बढ़ने का मौका मिल गया। काफ़ी प्यास लग रही थी, अकोमोडेशन के पास है तो इजी था, तो पानी भर लिया हमने। ये देखें लोगों की अकोमोडेशन। ये अब हम दूसरे रास्ते पे आ गए। मेरे पीछे सारी आप अकोमोडेशन देख सकते हैं, ऊपर नीचे अपार्टमेंट्स भी थे, सब कुछ था। और यहाँ काफ़ी लोगों की बोट्स भी नज़र आ रही हैं, जो आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं। तो यहाँ बे भी दिया हुआ उन्होंने बोट्स के लिए। और ये जो पाथ है ये एक डिफरेंट किस्म का साइकिलिंग पाथ है, प्रॉपर साइकिलिंग पाथ है, रोड पे चलाने के बजाय। इस जगह का नाम है जॉर्डी पे और यहाँ काफ़ी मुझे कॉकर्स नज़र आए हैं, तो मैंने बोला ज़रा रुक के थोड़ा एंजॉय करते हैं, इनसे इंटरेक्ट करते हैं। कॉकर्स जो हैं ये भी कैंगरू की ही फैमिली से हैं और ये तकरीबन 10,000 कॉकर्स हैं जो यहाँ रॉटनेस आइलैंड पे रहते हैं। बिल्कुल मेरे करीब हैं ये भाई।
क्वाकर्स की आबादी काफ़ी ख़तरे में है और इसीलिए रॉटनेस आइलैंड पे इनकी कंजर्वेशन की काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं। और यूजुअली जब आप खामोशी से क्वाकर्स के आसपास बैठे होंगे, वो ख़ुद आपको अप्रोच करेंगे और आराम से तस्वीर खिंचवा सकते हैं। ये देखें दूसरी अकोमोडेशन टेंट नुमा, और बस अब हम वहाँ आ गए जहाँ कैफ़ेज़ और डिफरेंट चीज़ें, तो यहाँ से बस सबवे पकड़ते हैं। सबवे हमने ले लिया एक 6 इंच सी फूड सब और एक एवोकाडो टोस्टी। भूख काफ़ी लगी है तो बस वो खाने वाले हैं। खाने पीने की जगह पे आपको ये क्वाकर्स ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन प्लीज़ इनको कोई खाना पीना ना फीड करें क्योंकि इनके लिए ये हार्मफुल है। बस अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। 5:30 की हमारी फेरी है। साइकिल मैंने वापस कर दी थी 1 घंटा पहले 4:30 बजे। तो बस अब आधे घंटे का ये सफ़र है। बड़ा अच्छा रहा ट्रिप, बहुत मज़ा आया। जो जो चीज़ें करनी थी, जो चीज़ें देखनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब देख लिया। अब बस वही फ्रीमंटल स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से ट्रेन लेंगे पर्थ स्टेशन। रॉटनेस आइलैंड आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत है, लेकिन इसकी एक डार्क हिस्ट्री भी है और वो रिलेटेड है एबोरिजिनल लोगों से। तो तकरीबन 6500 साल पहले रॉटनेस आइलैंड, जिसको एबोरिजिनल लैंग्वेज में वाजिमब भी कहा जाता है, वो मेनलैंड से कनेक्टेड था। फिर जब सी लेवल्स बढ़े तो उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया। और जब 1800s में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कॉलोनाइज हुआ है, उसके बाद इन्होंने कॉलोनाइजर्स ने इस आइलैंड को एक्चुअली पहले एज अ प्रिजन, फिर एक फोर्स्ड लेबर कैंप के तौर पे यूज़ किया है, जहाँ तकरीबन 3700 एबोरिजिनल मर्द, छोटे बच्चे और एक औरत जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई है, उनको यहाँ रखा गया फॉर 93 ईयर्स। तो 1838 से लेके 1931 तक ये एज अ प्रिजन और फोर्स लेबर कैंप ऑपरेट किया गया है। और इसमें बच्चे छोटे छोटे 8 साल के थे और बड़े से बड़े जो ओल्ड लोग थे वो 70 ईयर्स के थे। और उसमें इनके एबोरिजिनल ट्राइबल लीडर्स भी थे, ट्राइब्स थे, वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ, उनको उनके कल्चर पे इम्पैक्ट हुआ। यहाँ की हिस्ट्री तकरीबन 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। तो पहला पार्ट जो था वो 1838 से 1849 में था, जब यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो सारे जो प्रिजनर्स जो शुरू में भेजे गए, उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया। और 1838 टू 1849 में यहाँ इनके साथ काफ़ी ज़्यादती की गई बाय सुपर इंटेंडेंट हैरी विंसेंट। और जब इंक्वायरी बैठी गई तो फिर 6 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया। और फिर इसकी सेकंड स्टेज शुरू हुआ 1855, जो इसकी हिस्ट्री का काफ़ी ब्रूटल पार्ट था। और यहाँ जब 1855 में वापस खोला गया तो 3000 प्रिजनर्स मेनलैंड से इधर वाजिमब, रॉटनेस आइलैंड भेजे गए। और वहाँ ओवर क्राउडिंग हो गई। फिर वहाँ फैला इन्फ्लुएंजा और मीजल्स 1883 में, जहाँ तकरीबन 16 एबोरिजिनल मर्द और बच्चे अपनी जान खो बैठे। और उसके बाद फिर इंक्वायरी बैठी गई पार्लियामेंट में 1883 के इस वाक़े के बाद। और तकरीबन 1902 में 19 साल बाद इस इंक्वायरी के इस जगह को फॉर्मली क्लोज़ किया गया। फिर भी ये एज अ प्रिजन ऑपरेट करता रहा 1931 में, जब आखिरी एबोरिजिनल प्रिजनर मेटलैंड नैरियर के नाम से उसको मेनलैंड ट्रांसफ़र किया गया। इस पूरे 93 ईयर्स में एबोरिजिनल लोगों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई। उनको जिन तरह के हालात में रखा गया, उनको खाना इनफ नहीं दिया जाता था, उनके साथ काम ऐसे सख्ती से करवाए जाते थे और उनको बहुत ख़राब हालात में रखा जाता था। काफ़ी प्रिजनर्स गिल्टी नहीं थे, वो ये जुर्म एक्सेप्ट कर लेते थे क्योंकि उन्हें खौफ होता था जो उनकी फैमिली के साथ किया जाएगा, पिटाई की जाएगी। तो काफ़ी दर्दनाक यहाँ की हिस्ट्री है। 1917 में यहाँ रॉटनेस आइलैंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अपॉइंट किया गया और फिर उस वक्त इसको एज अ क्लास A टूरिज़म जगह के तौर पे करार किया गया इस आइलैंड को। और 1970 में यहाँ ह्यूमन बोन रिमेन्स मिले, क्योंकि जब एबोरिजिनल मरे थे तो उनको बरी कर दिया गया था। उसमें कोई उनकी ग्रेव पे कोई मार्केशन या कुछ इस तरह का नहीं था। 1992 में फिर बोन्स मिली और फिर 1993 में 100 मीटर उसी जगह से इन्हें और बोन्स के रिमेन्स मिले। और फिर फाइनली 1994 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एज अ लार्जेस्ट एबोरिजिनल बurial ग्राउंड रिकग्नाइज़ किया। जब मैं ये कहता हूँ लार्जेस्ट एबोरिजिनल बurial ग्राउंड, तो एबोरिजिनल्स जो कस्टडी में रखे गए थे बाय कॉलोनाइजर्स,
और अब 2018 में क्वाड जो मेन एरिया था जहाँ ये बिज़नेस रखे जाते थे वो 2018 में बंद किया गया और फाइनली ये दर्दनाक हिस्ट्री के चैप्टर को क्लोज़ किया गया। लेकिन जो इसके असरात हैं वो एवर लास्टिंग है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।